दोस्तों, तो आज हम चलेंगे कल देखे थे कि कौन कौन सा विषय हमको पढ़ना है। आज हम चलेंगे इससे आगे और मैथ की तरफ चलते हैं। आज पहले चैप्टर की तरफ और वो बेसिक से चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमको नहीं छूटे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इनको दोस्तों इंग्लिश को भी याद रखिएगा, आगे बहुत बहुत काम देगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए हम इंग्लिश भी लिखे हैं। तो इसीलिए इसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है, यानी कि कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी आपको प्राकृतिक संख्या के अंदर आ जाता है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब शून्य शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे अनंत तक चला जाएगा। दोस्तों प्राकृतिक यानी ये समझे कि प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य मिला दे तो वो पूर्ण संख्या होल नंबर कहा जाता है। इसके बाद अब इसे पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों। सम संख्या इवेन नंबर। सम संख्या इवेन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे 2, 4, 6, 8। अब इसमें अगर हम भाग देकर देखें, जैसे 2 में यदि हम 2 से भाग देते कट जाएगा दोस्तों 1। अब 4 में यदि हम 2 से भाग दें ये भी कट जाएगा 2। यानी कि पूर्णतः विभाजित हो, शेष नहीं बचना चाहिए, तो पूर्णतः विभाजित हो गया। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों विषम संख्या और नंबर। विषम संख्या को दोस्तों जैसे ही सम संख्या को परिभाषा था सेम वही है, जैसे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए दोस्तों, जैसे 1 है, तो अब 1 में यदि हम 2 से भाग देते हैं 2 से, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 0.5 यानी कि 5 इसमें आ गया, इसको हम पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या माना चाहिए, यानी कि पूर्णांक माना चाहिए। अब यदि 1 में हम भाग देते हैं 2 से तो ये कटेगा नहीं दोस्तों, इसको हम 0 पॉइंट करेंगे, उसके बाद इस पर 0 देंगे, 5 तो 10 ऐसे कटा। लेकिन दोस्तों पूर्णतः नहीं कटा, यानी कि पॉइंट में, इसीलिए ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसके बाद यदि हम 2 में भी भाग दे तो 1/5 आएगा पूर्ण संख्या, यानी कि 1, 2, 3 इसके रूप में हमको कट के आना चाहिए। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि अब पूर्णतः विभाजित है। लेकिन ये तो इसके रूप में आता नहीं है, पॉइंट में ही आता है, इसीलिए इसे हम पूर्णतः विभाजित नहीं कहेंगे। इसके बाद हम दोस्तों चलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे रूट या अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम देखें, जैसे में ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है कि संख्या है। जैसे आपको इसका शुरुआत जानते कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद आपको आ जाता है 3, उसके बाद 5, इसके बाद आपको आ जाएगा 7, इसके बाद 11। ठीक इसी तरह चलते चलते 100 तक जाने में, यानी कि 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में कहा जाए तो अभाज्य संख्या कहा जाए दोस्तों, तो यानी कि 25 है टोटल। 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25 है। अब इसी तरह आपको आगे देखते रहना है कि जो 1 और स्वयं से कटे। अब यह 1 और स्वयं से कटने का अर्थ है दोस्तों, हम आगे ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाते हैं। अब 1 और स्वयं से कटने का मतलब क्या, जैसे उनका एग्जाम्पल था दोस्तों 2 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 5 था, उसके बाद 7। तो हम ये देखते हैं इनमें हम कोई भी संख्या से, यदि हम इसमें या इसको ये भी कर सकते हैं सर, जिसका ये भी कर सकते हैं दोस्तों, जिसका 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 2 ही गुणनखंड कॉमन होना चाहिए, उसके बाद अदर कोई भी नहीं हो तो उसे हम अभाज्य संख्या, रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब इसको हम देखें दोस्तों, अब हम 2 में हम भाग देते हैं तो 1 से भाग देंगे तो 1 से कटेगा और ये 2 स्वयं से कटेगा। हम 3 में यदि कोई भी संख्या 3 में भी भाग दें दोस्तों तो ये भी आपको 1 और 3 स्वयं से कटेगा, यानी कि 1 और स्वयं, यानी कि खुद वही संख्या स्वयं की, यानी कि अर्थ यही संख्या। जैसे 3 लिए तो 1 तो उससे कट ही रहा है और ये 3 से ही कटे, इसीलिए इनको हम स्वयं बोल दिए। यानी कि 1 और स्वयं से जो कटे वही अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब आज से हम आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अभी तो हम 7 लिए, अब मान लीजिए
आगे चलते हैं। जैसे हम 13 लेते हैं, ये भी आपको अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद 19 लेते हैं, ये भी आपको अभाज्य संख्या होगा। अब हम 13 में भाग देते हैं तो 13 एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता है। एक और सुई 13 एक और सुई से कटेगा। और फिर हम 19 भी लेते हैं तो इसमें भी ये एक और सुई से कटेगा, 19 से ही कटेगा। इसीलिए इनका कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो ये दोनों ही है जो जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो। इसीलिए कहा जाता है कि अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो एक और सुई से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इनका 2 परिभाषा हो जाता है दोस्तों, जैसे जो एक और सुई से कटे या जिसका 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, या ये भी कह सकते हैं रूट या अभाज्य संख्या कहा जाता है। जो एक जैसे वैसी संख्या जो एक और सुई से विभाजित हो उसे रूट या अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद लीजिएगा 213, उसके बाद चले जाइए 17, उसके बाद जाइए तो 19, उसके बाद जाइए 23। इसी तरह हम लास्ट तक जाएंगे 100 में तो लास्ट संख्या 97 आ जाता है। यह भी एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम चलते हैं रेशनल नंबर, परमेय संख्या। दोस्तों इंग्लिश भी याद रखिएगा, रेशनल नंबर नहीं याद रहेगा तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश ज़्यादा याद नहीं, तो इसलिए हम 2-4 बार रिपीट कर देते हैं। रेशनल नंबर, परमेय संख्या। परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ इनको दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस परिभाषा के लिए यदि कहा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अब डज नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, अभी हम बताते हैं। आगे चलते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण देखें तो 2/3 जो p/q के रूप में यानी कि 2/3। अब 0 पॉइंट आप सोचेगा दोस्तों 0.5 तो p/q के रूप में नहीं है, लेकिन इनको हम दिखाते हैं आपको कैसे p/q के रूप में है। जैसे देखिए 0.5 है, यदि हम इस पॉइंट को हटाएं तो ये आ जाएगा 5। अब यहाँ से मान लीजिए इसको पॉइंट को हटाइए तो ये आ जाएगा, ये 0 वहाँ से हटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा 10। अब इसको हम अगर काटें तो 15, 10 यानी कि मान लीजिए कि ये 10 इसको काटे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ये एक परमेय संख्या के p/q के रूप में आ गया। ये 2, अब ये 2 भी आप सोचेगा कि नहीं है, नहीं ये भी है परमेय संख्या क्योंकि इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये भी एक p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब 4, इसको भी हम नहीं कुछ बटा में तो 1 लिख सकते हैं, इसीलिए भी एक p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये तो है ही p/q के रूप में। अब देखिए दोस्तों q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कहने का अर्थ ये था कि यदि 4 हम 0 लेते हैं तो ये इसका मान नहीं निकल सकता है। डज नॉट इक्वल टू यानी कि 0 नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखा जाए तो इसको हम अंश कहते हैं, अंश, और इसको हम हर कहते हैं। अब दोनों को अगर मिला दीजिएगा हर, यानी कि इसे कह सकते हैं कि भिन्न बराबर आप कह सकते हैं कि अंश बाय हर, ये दोनों हो जाते हैं दोस्तों भिन्न। यानी कि ऊपर वाला को आप कह सकते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जिससे हम आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम समझाते हैं आपको, बहुत अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप 5 हैं, अब 5 में यदि हम 0 से भाग देते हैं, अब देखिए 0 हम भाग दे रहे हैं। अब 5 में नीचे का अर्थ ये हो गया कि हमको 0 से 5 में भाग देना है। अब देखिए जैसे 5 है, इसको 0 है, अब हम इसमें भाग देते हैं। अगर आप भाग दीजिएगा तो 0 को हम एक के बार पढ़ेंगे तो वही में ये 0 ही आएगा, फिर ये आ जाएगा 5, फिर 1, फिर 0, फिर 5, यानी कि इसी तरह ये चलता ही रह जाएगा। इसीलिए इसको आप ये भी कर सकते हैं कि अपरिभाषित, या इसी को इंग्लिश में अनडिफाइंड कहा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों, यानी कि नीचे में हमको p/q यानी कि डज नॉट इक्वल टू, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखना, याद रखना इस परिभाषा के लिए। यदि आपको परमेय संख्या के रूप में पूछे, दो मार्क में यदि आपसे पूछे कि परमेय संख्या की परिभाषा क्या है, तो आप उसके साथ 2 नंबर में पूछे तो समझिए आपको एक ही नंबर मिलेगा। आप ये ऐसे लिख देते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे जहाँ q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, तब तक आपका 1 नंबर कट जाएगा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम नीचा में 0 दे देते हैं तो उसका मान
हमको ज्ञात नहीं हो सकता है, यानी कि अनडिफाइंड हो सकता है, अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या आइरेशनल नंबर। परमेय संख्या आइरेशनल नंबर, आपको याद रखना आइरेशनल नंबर, IRRATIONAL आइरेशनल, NUMBER नंबर। उसके बाद इसका अब आगे चलते हैं, जैसे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। आप देखिए दोस्तों, P/Q के रूप में यानी कि नीचे में हम नहीं लिख सकते हैं, तो √2। अब √2 का आप बोलिएगा कि 1 हम लिख सकते हैं, नहीं, इसका जो मान होता है आपका 1.14 हो जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। अब इसका डॉट डॉट आएगा, इसका यानी कि अनंत तक आएगा, इसका मान नहीं निकाल सकता है। इसका भी देखिए, जैसे इनको हम 0 1 1 2 3 4 अब अनंत तक जाता है, कितना तक जाएगा ये भी निश्चित नहीं, इसीलिए हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको भी नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते। इसका मान निकलेगा तो ये भी पॉइंट में निकलेगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों परमेय संख्या। आप लोग का जो टॉपिक में है, चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तक हम चलते हैं, आगे आपके दूसरे पेज में ले चलते हैं। बहुत ही ध्यान से देखेगा दोस्तों, नहीं तो आपको मिस हो सकता है। आप यदि 1 भी मिनट का आप देरी करते हैं तो आपका ये छूट सकता है, इसीलिए आप हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलिएगा। जैसे वास्तविक संख्या रियल नंबर, वैसी संख्या जिसे अपरमेय संख्या, जिसमें यानी कि जिसमें कर सकते हैं, जिसमें अपरमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों शामिल हो, उससे हम वास्तविक संख्या कहा जाता है। उसे इस कर सकते हैं कि उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें परमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों शामिल हो। तो अब इसका उदाहरण देखा जाए तो दोस्तों, तो इसका में क्या आ गया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हम दोनों को मिलाएंगे तब एक वास्तविक संख्या होगा, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है, और इसे R से सूचित किया जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, या इसे कर सकते हैं एग्जाम्पल, या हिंदी में बोले तो जैसे, या बोलिए उदाहरण, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों बात है एक ही हुआ। तो अब इसको हम देखते हैं, जैसे मान परमेय संख्या, तो परमेय संख्या में तो 2 आ जाएगा, अब 1/2 भी आ जाएगा, 0.5 भी आ जाएगा। उसके बाद देखिए अपरमेय संख्या में √2 √3। अब हम यहाँ पर एक बात आपको अपने क्लास की तरफ ले चलते हैं, जैसे पाई। यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम में यानी कितनों बार ये पाई पूछा गया है, क्वेश्चन कितना बार भी पूछा गया है, तो इनको हम ले चलते हैं। आपको पाई को आपको ध्यान रखना है, इसका मान जो होता है ना 22/7 होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब ये आपको 1 नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको याद रखना है कि पाई एक अपरमेय संख्या है और उसका मान जो है 22/7, यानी कि 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब इसको आपको पूर्ण अच्छा से याद रखना है, क्योंकि पाई का जो पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई है परिमेय संख्या, यानी कि पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान जो है 22/7 ये परिमेय संख्या है। तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि 22/7 तो परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका जो है ना, जितना भी आपको समझ सकते हैं कि सूचित किया गया है, जो भी जैसे यहाँ तो आपको पाई है, आगे जाइएगा तो और भी संख्या सूचिएगा, ये सभी जो भी कैपिटल यानी कि सूचित किया जाता है, तो ये सभी आपको परमेय में ही मतलब अपरमेय में ही आ जाता है, इसका मान रहता है। तो मान ये है आपको परमेय संख्या, इसको याद रखना है कि पाई जो है ये अपरमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 एक परमेय संख्या है। तो इनको आपको याद रखना है कि एक मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसके बाद हम चलते हैं, आपको अपने आगे टॉपिक को ले चलते हैं, जैसे आपको लघुत्तम समावर्तक, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित तो हो जाए। अब दी गई संख्या का एलसीएम कहलाती है। अब जैसे 2 4 6 8 का एलसीएम आपका 24 है। अब इसी तरह आप आगे भी निकाल सकते हैं। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो
हम वो भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ हम 4 संख्या लिए थे, अब हम 2 ही संख्या का निकाल सकते हैं कि 2 और 8 का एलसीएम क्या हो। तो अब इसको बहुत बेसिक ट्रिक है, आप शुरुआत से कीजिए। इसको आप 2 से लगाइए, यानी कि 2 एकन 2। अब इसको हम करें तो 4 हो जाएगा। अब 1 आ गया तो इसको हमको नहीं लगाना, आप कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो इसको आगे भी लगा ले जा सकते हैं। 2 1 2 दूना 4। अब आप सबको गुना कर दीजिए, जैसे 2 गुने 2 गुने 1 गुने 2। अब हम 1 यहाँ पे दोस्त नहीं लेते हैं, क्योंकि एक किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा दोस्तों 8। अब ये जो संख्या है ये आपको, यानी कि हम 2 और 8 का लघुत्तम निकाले थे, ये ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। इसीलिए इसका परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए दी गई संख्या का एलसीएम कहलाती है। तो आप मान लीजिए वहाँ तो हम दिखा दिया, आप जैसा मान लीजिएगा अब आगे 4 संख्या का निकालना हो, जैसे 2 हम आगे ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, उसके बाद 12 ले लेते हैं, मान लीजिए हम 36 ले लेते हैं, इनको निकालना है। तो इनमें भी कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे 2 लिए थे, इसके बाद 6 लिए थे, 12 लिए थे और 36 लिए थे। इनको आपको फिर यही करना है, शुरुआत से लगाना है, यानी कि पहले 2 से लगाइए, 2 से नहीं कटेगा तब वो आगे हम जा सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 एकन 2, इनमें हो जाएगा 3 दूना 6। अब इसके बाद हो जाएगा 6 दूना 12। अब इसको कीजिएगा तो 18 दूना 36, तो 18। इसके बाद फिर 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाएंगे तो ये तो 1 1 हो जाएगा, ये 3 उतर जाएगा आपको, ये 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 9 दूना 18। अब देखिए ये इसमें से कोई भी संख्या जो है ना 2 से नहीं कटने वाला है, इसीलिए हम आगे चलेंगे तो 2 से नहीं कटेगा तो अब आगे संख्या ले जाएंगे, यानी कि 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा 6, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें 2 से नहीं कटा, यानी कि 300 को कट रहा है, इसलिए हम 3 लेंगे। तो 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3, यानी कि 3 एकन 3। अब ये हो गया आप इसको, जब 3 3 9। अब इसको हम गुना कर दें, इसको सबको फिर गुना करना है आपको, जैसे 2 गुने 2 गुने 3 और गुने फिर 3, ये टोटल को गुना कर देना है। जैसे 2 और 2 4 और 4 3 12 और 12 3 36। तब इसका भी एलसीएम, यानी कि कह सकते हैं कि एलसीएम इनका भी हो गया आपका 36। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 6 12 और 36 का एलसीएम बराबर 36। तो इनका भी एलसीएम 36 आ गया। अब देखिए चलते हैं, आपको महत्तम समावर्तक की तरफ ले चलते हैं। जैसे महत्तम समावर्तक इससे आगे हो जाता है, इसको आप ये भी हिंदी में बोल सकते हैं कि मौस। तो महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे कि 2 4 और 6 और 8। अब इसका एलसीएम जो होगा ये सब संख्या को काटेगा। तो इसका एचसीएफ आ गया आपको 2। अब 2 से देखिए 2 में भाई तो वो भी विभाजित होगा, 4 में दीजिए वो भी कटेगा, 6 में दीजिए वो भी कटेगा, 8 में दीजिए वो भी कटेगा। हम चलते हैं, थोड़ा आपको ले चलते हैं कि महत्तम कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 2 और 10 दोनों का महत्तम निकालना है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 10 है, को आप इसे लकीर खींचिए, उसके बाद इसमें भी आप 2 है, तो इसीलिए सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 5 आपको पूरा, या जिस तरह भाग में करते हैं दोस्तों वैसे चलना है, इसको पूरा नज़दीक जाना है। तो इसलिए हम इसको पूरा नज़दीक या पूरा संख्या आ जाए या उसके ठीक नज़दीक जाना है। तो यहाँ हमको 5 दूना 10 में पूरा कट जाता है, इसीलिए 5 दूना 10। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 10 का एचसीएफ आपको हो गया कितना, 2 ही आ गया। क्यों? क्योंकि 2 से भाग इसका ये पूर्णतः कट ही गया। अब वो नहीं कटता। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि हम ले लिए कट गया, अब दूसरा लेते जो नहीं कटे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 और 15 लेते हैं, यहाँ तो नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो उनको हम दिखाते हैं आपको। देखिए क्या लिए थे, 2 लिए थे और 15 लिए थे। तो देखिए 15 हम चलते हैं, 15 लिए, इनको भी वैसे ही लकीर खींचे। इसके बाद आपको चलना है 2 से पहले देना है। तो 2 से देना है तो 2 से तो कटेगा, नज़दीक ठीक नज़दीक जाना है दोस्तों, नहीं कटा तो 7 लेंगे तो 7 दूना
14, यानी कि आपको आ गया 1, शेष 1 आ गया। अब इसको हम ये 2 में भाग देंगे 1 से, तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब 1 में भाग दीजिएगा तो इनको तो आपको लगा सकते हैं, 2 1 2, तब 1 यानी कि 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो 2 यानी कि ख़त्म हो गया। तो इसे हम कर सकते हैं कि 2 और 15। अब आगे चलिए, नहीं तो हम दूसरे में लाते हैं इसको, तो ताकि आपको अच्छा सा समझ में। जैसे हम लिए थे 2 और 15, इन दोनों का हम लिख सकते हैं कि 2 और 15 का HCF आपका आ गया 1। अब वहाँ भी आप देखे थे, अगर आप वहाँ नहीं समझे तो हम एक बार यहाँ पर भी रिपीट कर देता। जैसे यहाँ पर लिए थे हम, जैसे 15 लिए। अब इनमें हम सबसे पहले आपको जो छोटी संख्या दी है इसे हम भाग देंगे इसमें 2 से। तो हमको ठीक नज़दीक जाना है, या वो संख्या प्राप्त हो जाए या हमको उनके नज़दीक जाना है। तो हम 7 लेंगे, तो 7 दूना ये 14, तो ये कट गया, बच गया 1। अब ये 2 जो है यहाँ पर उतर जाएगा, और फिर इस 2 में हम ये 1 से भाग देंगे। तो इसको हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद ये भी कट जाएगा, यानी कि जब कट जाए, पूर्णतः कट जाए, तो वही आपका मौसा हो जाएगा। तो इसीलिए इनका मौसा, यानी कि मौसा बोलिए हिंदी में, इसी को बोलते हैं HCF। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मौसा, महत्तम सावर्तक। तो इनका आ गया, यानी कि 2 और 15 का HCF आ गया 1। अब एक और है आप लोग का दोस्तों, आपका चैप्टर में दिया गया है, इनको हम चलते, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपको 2 नंबर में भी पूछेगा, अब अभी के समय में ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछने लगा है, लेकिन पहले 2 नंबर में पूछता था। तो इनका एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जैसे मान लीजिए इनका एक फार्मूला है, इन पे चर्चा करते हैं। जैसे पहली, इनको आपको याद रखना है, पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या बराबर म स, यानी कि महत्तम सावर्तक गुण्य ल स। आपको यही फार्मूला याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहीं से देखिए दोस्तों, कितना फार्मूला हम बना देते हैं। आपको ये याद रखना है, यहीं से आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, और उसके बाद हम सिखाते हैं। आप देखिए कि हम कैसे कैसे करके हम 4 फार्मूला या 4 चैप्टर हैं, एक कि पहली संख्या गुण्य दूसरी संख्या बराबर म सौ गुने ल सौ। तो 4 बात है इसमें, हमको पहली संख्या भी है, दूसरी संख्या भी है, ल सौ भी है और म सौ भी है। तो हो सकता है कि कभी पहली संख्या पूछ ले, हो सकता है कभी दूसरी संख्या पूछ ले। अब पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या और ल सौ म सौ दोनों दिया रहेगा, तीनों दिया रहेगा। यदि दूसरी संख्या पूछेगा तो ल सौ और म सौ दिया रहेगा, और पहली संख्या भी दिया रहेगा, तब दूसरी संख्या पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको यही एक इम्पोर्टेंट, यानी कह सकते हैं कि फार्मूला बोल सकते हैं, इनको ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम सीखते हैं कि आगे आप कैसे कैसे करके हम सब फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया गया है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और म सौ गुने ल सौ। अब हम पहली संख्या निकालते हैं। जैसे यदि हम यहाँ से चले, पहली संख्या, सॉरी दोस्तों, देखिए पहली संख्या। अब पहली संख्या करें तो आपको दोस्तों, अगर आप सब अच्छा से पढ़े होंगे तो सुने होंगे, जैसे ये पहली संख्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो ये जो गुना में रहता है बराबर के उस साइड जाने के बाद वो भाग में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, म स गुण्य ल स दिया हुआ है। अब इनको हम बट्टा में ले जाएंगे, क्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो ये आपका 1 हो गया दोस्तों। यदि हो सकता है कि दिया रहे म सौ दिया रहे, ल सौ दिया रहे, दूसरी संख्या निकालना है। अब देखिए दोस्तों, आपको उतना समझ में अच्छा नहीं आया होगा, हम अच्छा से चलते हैं और अच्छा से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि एग्जाम्पल के साथ यदि हम चले तो आपको इस सवाल, ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें आपको जैसे म सौ दिया रहेगा, तो मान लीजिए म सौ मान लेते हैं कि 2 है। अब ल सौ मान लेते हैं, ल सौ हमारा मान लीजिए 20 से है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि पहली संख्या तो निकालना ही है, तो हम लिख सकते हैं पहले लिख दिए दोस्तों संख्या, यानी कि पहले संख्या वाट करना, यानी कि इसको हम निकालना है। अब दूसरी संख्या दिया, ये दूसरी संख्या भी आपको दिया रहेगा, दूसरी संख्या यहाँ हम दोस्तों मान लिए हैं, लेकिन आपको वहाँ पर दिया रहेगा, जो आपको एग्जैक्ट मान रहेगा वो निकल ही जाएगा। तो इसलिए आप देखते हैं, हम यहाँ मान लीजिए दूसरी संख्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं 2 ही है, 2 तो नहीं, 2 क्योंकि म सौ भी ले ली है तो 2 तो नहीं ले सकते हैं।
मान लेते हैं हम 2 ही लेते हैं, यहाँ पे आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से पढ़े हैं कि पहली संख्या बराबर, तो हम वहाँ पर एग्जाम में इसे नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं पहली संख्या बराबर, तो सीधे लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे पहली। एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझना है कि पहली संख्या बराबर, इसको याद ही कर लेना है, पहली संख्या समझिएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि लॉस, तो हमको गुना ऊपर में दोनों गुना करना है, तो मौस यानी कि 2 गुने लॉस, तो आपको 20 बटा में आपको दूसरी संख्या दे 2, इसको काट देना है, तो यही हो जाएगा आपका दूसरी संख्या 20। तो इस तरह से आपको पूछेगा, यानी कि मौसा भी दिया रहेगा, लॉसा भी दिया रहेगा, और पहली संख्या पूछेगा या दूसरी संख्या दिया रहेगा, और दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या दिया रहेगा। अब यहाँ से अब ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको समझाए, आप देखते हैं कि इसका 4 फॉर्मूला कैसे बनता है। तो पहली संख्या बराबर निकाले हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर। अब दूसरी संख्या तो वही बात आ गया कि पहली संख्या इस अगर गुणाम है तो हम उसके बराबर को उस साइड ले जाएंगे, तब तो ये अकेला बचेगा, यानी कि इस साइड अकेला दूसरी संख्या बचेगा। तो आप अकेला दूसरी संख्या, तो इसीलिए हम इस साइड तो लिखा ही है, इनको हम ऐसे लिख देते हैं लस, यानी कि मस गुने ल स, ये दोनों लिखा ही है। अब ये साइड आपका दूसरी संख्या बराबर, तो पहली संख्या को हम उसके साइड ले जाना है, तो ये आ जाएगा, यानी इधर साइड गुणाम है तो भागाम हो जाएगा, और जो भागाम रहेगा उस साइड गुणाम आ जाएगा, जो जोड़ में रहेगा वो बराबर को उस साइड जाने का घटाम आ जाएगा, जो घटा है तो जोड़ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको गुणाम है तो भाग में चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपको फिर पहली संख्या आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैसे हम बनाते हैं फार्मूला, तो ये आपको याद नहीं करना है, समझना है, बस एक ही को ये फार्मूला याद ही करना। देखिए ये हो गया आपका 1 दूसरी संख्या बराबर। आप यहाँ से ये भी निकल सकते हैं कि मौसा बराबर भी पूछ ले तो भी वही बात। अब इधर हम मौसो लेकर चलते हैं, तो इस साइड गुणाम है मौसो गुने लॉस, तो मौसो गुने जब लॉस है तो हम ये मौसो निकालना चाहते हैं, तो लॉसो के साइड से हटाना पड़ेगा, तो इस साइड से गुणाम है लॉस, तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो भी भागाम आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह हो जाएगा दोस्तों, जैसे पहली इधर दिया है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसको हटाना नहीं, वैसे लिख देना है दूसरी संख्या। इसके बाद ये गुणाम है, तो गुणाम है तो इस साइड आ जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे सीधे बट्टा में आ जाएगा, यानी कि लो स। तब ये कि आपको मौसा बराबर भी निकल गया, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, इसीलिए आपको पहले ही समझ लेना है अच्छी तरह से। तो ये एक मौसा बराबर आपका ये फार्मूला बन गया। एक मौसा बराबर क्या होगा, अब पूछ सकता है कि इसमें आपको पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, लॉसो दिया रहेगा, तो मौसो पूछ लेगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुना कर देना है, लॉस से भाग दे देना है। अब इसके बाद आपका एक और बच जाता है इसमें, वो भी देखे लेते हैं, जैसे लॉस ल और स इनका है, तो इनमें भी वही बात। तो हम यहाँ पर देखते हैं लॉसो है, तो लॉसो निकालेंगे तो यानी कि मौसो के साइड से हटना पड़ेगा, तो ये मौसो गुणाम है तो हम इस साइड ले जाएंगे तो वो फिर भागाम आ जाएगा। तब आप अच्छा सा इधर देखते रहिए कि किस तरह से हम ले जाते हैं। तो हम समझा दिया आपको, उस साइड लॉसो गुणाम है उस साइड ले आएंगे तो भागाम हो जाएगा। तो या ये तो पहले ही लिखा रहेगा ऐसे ही, जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये तो आपको है ही उस साइड। अब हम इस साइड लॉसो ने मौसो था, तो हम मौसो हटा रहे थे, फिर इस साइड वही हो जाएगा कि ये मौसो इसके नीचे में आ जाएगा मौसो। आपको याद रखना है कि इसमें से हम 4 बात सीखे आज। लॉसो पहली संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो, तो हम यहाँ से कभी हमको लॉसो पूछ ले, हम पहले पढ़े थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लॉसो, तो हम यहाँ पर 4 बात सीखे, यानी कि पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या भी है, मौसो है, लॉसो है। तो हो सकता है कि पहले हमसे पूछ ले कि पहली संख्या क्या है। तो जब पहली संख्या पूछेगा आपको, तो वहाँ पर दूसरी संख्या मौसो लॉसो दोनों तीनों चीज़ दिया रहेगा, तो आपको बहुत ही आसान से निकालना है। तो आप इसको याद रखा समझ लीजिए कि यहाँ से कैसे बनना। तो लॉसो गुने मौसो और दूसरी संख्या इसके बटन में चला गया। अब फिर हो सकता है जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखे थे, एग्जाम्पल है जैसे मौसो दिया है 2, लॉसो 20, और पहली संख्या हमको निकालना है दूसरी संख्या 2, तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो, तो लॉसो तो 2, यानी कि लॉसो ये तो मौसो है तो मौसो 2 है, और लॉसो 20 है। उसके बाद दूसरी संख्या नीचे में, उसके बाद काट दीजिए, आपको वही होगा आपका पहली संख्या। आप देखिए दूसरी संख्या, तो यहाँ भी लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या, इसके बाद टान चले जाइए,
अब ठीक इसी जिस तरह हम ये सवाल एग्जाम्पल लिए थे, ठीक इसी तरह सब बना सकते हैं। यहाँ से जैसे 900, तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लॉस। अब लॉस इसमें भी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौस। तो आप जब भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप ये फार्मूला नहीं लिखिएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको इतना बात भी दिया रहेगा वहाँ पर, बस डायरेक्ट आपको गुना भाग करके उसका आंसर निकालना है। जब आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पर एक, जैसे अगर मान लीजिए दूसरी संख्या पूछा तो ये फार्मूला भी आपको लिख देना है, उसके बाद आपको बनाना है नीचे में। यदि 900 पूछे तो वहाँ पर आपको 900 भी लिख देना है, उसके बाद नीचे में बनाना है, क्योंकि 2 नंबर में आपको पूछेगा तो ये बात दोस्तों आपको फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको सीधे गुना भाग करके निकाल दीजिए। तो अब हम कल सीखेंगे, आपको ये इसके बारे में बताएंगे कि चलेंगे कल आपको एनसीईआरटी किताब बुक की तरफ, आपको सवाल भी समझाएंगे किस तरह से बनता है इस पे सवाल। तो जय हिंद दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि जब भी हम एक नया वीडियो से अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप अच्छी तरह से, यानी कि हमारा पर्पस है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क लाइए, और अभी के समय में आप अच्छा भी मार्क ला सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, जय हिंद।